नमस्कार साथियों, अमरीश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हर्ष शुक्ला और विज्ञान की एक और क्लास में आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने फिजिक्स कर लिया है, इसके बाद हम लोगों ने आपका बायो कर लिया है। केमिस्ट्री भी आपकी 4-5 क्लासेस की बची हैं, इसके बाद आपकी केमिस्ट्री भी समाप्त हो जाएगी। तो आप लोग बताइएगा कि नेक्स्ट सब्जेक्ट आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा आपकी हिस्ट्री की क्लास शाम को 6 बजे हो रही है। आपकी हिस्ट्री की क्लास शाम को 6 बजे हो रही है, 6 PM पे। तो जो लोग उसको नहीं देख रहे हैं, एक बार उसको भी देखना स्टार्ट करिए। आपका पहला क्वेश्चन है आज का, सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं। और सभी लोग अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा रफ्तार दे देंगे, ठीक है। सभी लोग अपनी पढ़ाई को रफ्तार दे देंगे। जहाँ तक मुझे जानकारी मिल रही है, आपकी वैकेंसीज आ सकती हैं जल्दी ही। तो सभी लोग, और जो आपके एग्ज़ाम्स हैं जो अभी नहीं हो रहे हैं इलेक्शन के बाद, उनमें बहुत तेज़ी देखने को मिलेगी। तो आप लोग थोड़ा सा जग जाइए। आपका पहला क्वेश्चन है, सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं। सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो जब अम्ल, कोई भी अम्ल मान लो, आपका अम्ल मान लीजिए HCl है। HCl जब फेरस से क्रिया करेगा तो कौन सी गैस निकालेगा। तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकालेगा, H2 निकालेगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस निकालेगा। हाइड्रोजन विल बी योर राइट आंसर। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होगा आपका सही आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब का मान नियत रहता है, यह कौन सा नियम है। चार्ल्स का नियम है, बॉयल का नियम है, डाल्टन का नियम है, या फिर क्राहा का नियम है। किसका नियम है। तो आपने पढ़ा होगा, तो आपको याद होगा, जब भी ताप, दाब, इन सबसे जुड़ा कोई रिलेशन की बात करते थे तो बॉयल नाम याद आता था। तो बॉयल के नियम के अनुसार यदि किसी बंद प्रणाली के भीतर तापमान और गैस की मात्रा अपरिवर्तित रहती है तो एक आदर्श गैस के लिए दिए गए द्रव्यमान द्वारा लगाया गया पूर्ण दबाव उसके द्वारा ग्रहण किए गए आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बोला जा रहा है कि कोई बंद प्रणाली है, उसके अंदर तापमान और गैस की मात्रा अपरिवर्तित है, मतलब तापमान भी उतना है और वो अपरिवर्तित है। तो जितना उस पर हम दाब लगाएंगे ना, दाब लगाने पे क्या होगा, दाब ज़्यादा तो आयतन कम। तो दाब जो है आयतन का व्युत्क्रमानुपाती हो गया। दाब बढ़ाएंगे आयतन घटेगा, दाब कम करेंगे आयतन बढ़ेगा। तो ये नियम किसका था, ये था बॉयल का नियम। किसका नियम था, बॉयल का नियम था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब कम हो जाता है, बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है। तो ये भाई बॉयल का ही नियम तो है। स्थिर ताप पे टेम्परेचर क्या कर दिया, टेम्परेचर कर दिया हमारा फिक्स, टेम्परेचर कर दिया फिक्स। अब क्या पूछ रहे हैं कि किसी गैस का आयतन कम करने पर, तो दाब आयतन का व्युत्क्रमानुपाती था। अब अगर आयतन कम करेंगे तो क्या होगा, आयतन इसका व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर हम आयतन कम करेंगे तो दाब बढ़ेगा। भाई आयतन कम कर रहे हैं ना, ये चीज़ कम कर रहे हैं तो ये क्वांटिटी अपने आप बढ़ेगी, बढ़ता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। देखो स्थिर दाब पर ध्यान दीजिएगा, स्थिर दाब पर गैस का आयतन
परम ताप के समानुपाती होता है। ये किसने कहा था? ये चार्ल्स का नियम था। किसका नियम था? चार्ल्स का नियम था। और बॉयल का नियम आपने अभी देख ही लिया, ठीक है। तो ये आपके जो दाब ताप वाला टेम्परेचर टॉपिक है उसके क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है समान दाब और ताप पर गैस के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम है, ये किसका नियम है? समान दाब मतलब प्रेशर सेम हो, सेम प्रेशर और ताप पर सेम टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर हमने सेम कर दिया। गैस के समान आयतनों में मतलब जो उसका वॉल्यूम है वो भी अगर सेम है, अगर ये तीनों चीज़ें सेम हो गई तो अणुओं की संख्या मतलब मॉलिक्यूल ये भी होंगे सेम होंगे, ठीक है। ये बात कौन करता है? बॉयल का नियम नहीं, चार्ल्स का नियम नहीं, डाल्टन का नियम नहीं, यह है आपकी एवोगाड्रो की अभिकल्पना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी एक बार ध्यान से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने से उसका आयतन होगा। स्थिर ताप पर मतलब स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन होगा तिहाई आयतन होगा। अगर स्थिर ताप है तो गैस का दाब, प्रेशर अगर हम 3 गुना कर देंगे तो आयतन उसका, मैंने क्या बताया था, दाब जो है वो आयतन का व्युत्क्रमानुपाती था आयतन का। ये 3 गुना होगा तो ये 1/3 होगा। गैस के विशरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? गैस के विशरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? बताइएगा। बॉयल ने, चार्ल्स ने, अवागाडो ने या फिर ग्राहम ने? ये आपके ग्राहम थे। ग्राहम विल बी योर राइट आंसर। गैस के विशरण का नियम, एक गैस विशरण की दर के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है? नहीं। अणुभार के अनुक्रमानुपाती? नहीं। अणुभार के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती? नहीं। अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो, इसके लिए आपको विसरण का नियम देखना पड़ेगा। देखो विसरण का नियम देखो, चलो समझा ही देते हैं। विसरण का नियम, यदि एक गैस का आणविक भार दूसरे से 4 गुना है, यदि एक गैस का आणविक भार, ठीक है, अणुभार दूसरे से 4 गुना है, ठीक है, मान लो एक गैस ये है, एक गैस ये है, एक गैस का आणविक भार दूसरे गैस से 4 गुना है तो यह छिद्रपूर्ण प्लग के माध्यम से फैल जाएगा या दूसरे की तुलना में आधी दर पर एक बर्तन में छोटे पिनहोल के माध्यम से निकल जाएगा। तो मतलब गैसें जो है वो अपना टेम्परेचर धीरे धीरे बैलेंस कर लेंगी, ठीक है। तो गैस की अगर विशरण की दर पूछेगा, रेट पूछेगा, तो ये अणुभार के वर्गमूल के, अब देखो छेद अगर छोटा होगा तो तेजी से निकलेगी, बड़ा छेद होगा तो आसानी से चूंकि पास हो पाएगी तो इसलिए उसका प्रेशर कम हो जाएगा। तो वही अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगी विसरण की दर। ये बात आप याद रखेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से और बढ़िया समझ में आएगा। गैस की विसरण दर और उसके घनत्व में कौन सा संबंध है? R/2 इज इक्वल टू √D/D1/D2, R1/R2
d2/d1 ये इक्वल टू होगा r1/r2 इज इक्वल टू d2/d1। r1/r2 इज इक्वल टू √d2/d1 ये रिलेशन बनेगा। ठीक है, r1/r2 इज इक्वल टू √d2/d1। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 9 क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 10वां देखेंगे, वायु से हल्की गैस कौन सी है? तो इनमें वायु से हल्की गैस होगी आपकी अमोनिया। अमोनिया होगी, NH4 अमोनिया। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस सा व्यवहार करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? उच्च दाब, निम्न ताप, निम्न दाब, उच्च ताप, उच्च ताप, उच्च दाब, निम्न दाब, निम्न ताप। देखो, जब भी आपका प्रेशर कम होगा, मतलब कैसी कंडीशन बनेगी? निम्न दाब, और तापमान ज्यादा होगा, मतलब कि उच्च ताप, उस समय जो वास्तविक गैस हैं वो आदर्श गैसों जैसा बिहेव करेंगी। बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। किसी कमरे के एक कोने में इत्र की शीशी, खुली शीशी रख देने पर उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है। किस कारण से हो रहा है? वाष्पन, वाष्पीकरण, विशिरण या ऊर्ध्वपातन? भाई एक हमने खोला, रूम में शीशी खोली और पूरे रूम में फैल गई उसकी महक। तो इसके लिए क्या कारण होगा? वाष्पन कारण होगा? नहीं। वाष्पीकरण? नहीं। विशिरण? हाँ। उसके फैलने की दर, मैंने क्या बताया था, 2 चैम्बर में अलग अलग हैं, एक का ज़्यादा डेंसिटी, एक की कम है, वो बराबर कर लेगी अपने आप, मतलब जो उसमें जो है फैल जाएगी वातावरण में, एक में प्रेशर को अपने बराबर कर लेगी। अम्ल वह पदार्थ है जो, अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, प्रोटॉन देता है, OH देता है। बताइएगा। आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का। अम्ल वह पदार्थ है जो जो प्रोटॉन देता है, देता है। अम्ल क्या होगा? जो प्रोटॉन देता है। क्षार वह पदार्थ है, और क्षार तो इसके अपोजिट होगा, जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। ठीक है, अम्ल याद रखना है, एसिड H+ देगा, क्षार OH- लेगा। अम्ल क्षार अवक्रिया करके बनाते हैं। चलो एक रिएक्शन करके दिखाई देते हैं आपको। मान लो कोई भी अम्ल ले लो, मान लो ले लो H2SO4। अब इसकी रिएक्शन करा दो NaOH से, ये आपका हो गया अम्ल, ये हो गया आपका क्षार, या NaCl से करा दो, नहीं NaCl तो लौट जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा। तो अब क्या बनेगा? तो देखो क्या बनेगा, अब ये आपका बनेगा Na, चलो थोड़ी आसान रिएक्शन लेते हैं, मैं इसको थोड़ा एक रिएक्शन में बैलेंस नहीं होगी,
तो बैलेंस करना पड़ेगा, फिर आप लोग कंफ्यूज होंगे। मैं आपको थोड़ा आसान एग्जांपल समझाता हूँ जो आप लोग आसानी से समझ जाए, ठीक है। ले लीजिए NaOH और HCl ले लीजिए। अब देखो ये क्या है, NaOH ये आपका क्षार है, HCl क्या है आपका अम्ल है। इस रिएक्शन से आप आसानी से समझ पाएंगे। तो NaOH ये क्या, Na यहाँ से Na निकलेगा और यहाँ से Cl, तो ये बन जाएगा NaCl, ठीक है। और बाकी H2O बन जाएगा। तो देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे सॉल्ट बन रहा है, लवण बन रहा है। अब NaCl से आप लोग सॉल्ट जल्दी याद रखेंगे, लवण याद रखेंगे जल्दी, इसलिए मैंने इस रिएक्शन को बताया NaCl। तो जब भी कोई अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण और पानी। ये चीज आप याद रखें। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, उदासीनी क्रिया में बनता है, तो बस अभी मैंने बताया। अच्छा, इस क्रिया को उदासीनी की क्रिया कर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ना इसमें अम्ल का गुण रह गया ना क्षार का रह गया, उदासीन हो गया ना, तो क्या बनेगा, लवण और जल। ये याद रखना, खाली लवण टिक मत कर दीजिएगा, सॉल्ट एंड वाटर। अम्ल तथा क्षार के परिरक्षण के लिए किसका प्रयोग होता है। कैसे पता चलता है अम्ल है क्षार है, उसके लिए कौन से पेपर का यूज होता है, लिटमस पेपर, कोबाल्ट पेपर, अमोनिया पेपर, इनमें से कोई नहीं। ये आपका लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर होता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, नीले पत्र को लाल कर देता है, अम्ल, क्षार, लवण, आंसर करिएगा। नीले को लाल करने की टेंडेंसी किसकी है, एसिड की। ब्लू से रेड, ब्लू से रेड एसिड, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। ब्लू से रेड एसिड, ब्लू से रेड एसिड, और रेड से ब्लू बेस। मैंने इसको याद रखा था कि देखो ब्लू से रेड मतलब जिससे जिसमें जा रहा है उसकी लास्ट का लेटर इसका लास्ट का लेटर, ठीक है, और इसका लास्ट का लेटर इसका लास्ट का लेटर, ऐसे मैंने याद किया था। ये आप ऐसे याद रख सकते हो, कंफ्यूजन ना हो आपको। बाकी सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। मैं कंफ्यूज होता था तो मैं ऐसे देख लेता था। लाल पत्र को नीला कर देता है, लाल पत्र को, तो रेड से ब्लू, रेड से ब्लू। आपका क्षार होगा, बेस होगा, क्षार हो जाएगा आपका बी। अगले को देखेंगे, जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं, भस्म ही आपकी बेस क्षार होती है, बेस, बेस इसी को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहेंगे, तो इसी को क्षार कहते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं, OH आयन, H+ आयन, इलेक्ट्रॉन। तो मैंने बताया था एसिड क्या देंगे, एसिड देंगे H+ आयन, और बेस क्या देंगे, बेस आपका देंगे अभी OH- आयन, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, आपका H+ आयन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्षार का स्वाद कैसा होता है, बेस का टेस्ट कैसा होता है, तो ये कसैला होता है, कह सकते हैं खारा। यहाँ पे वैसे राइट आंसर तो बिल्कुल कसैला होगा, अगर कसैला ऑप्शन में है तो सबसे पहले कसैला देखेंगे आप, खारा। खट्टा होगा नहीं, मीठा नहीं होगा, खट्टा एसिड का होगा।
भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? तो भस्मों के मतलब बेस OH माइनस देगा, क्या देगा? OH माइनस देगा। OH माइनस आपका राइट आंसर हो जाएगा। उदासीन घोल का pH मान कितना होगा? तो देखो 7 होता है आपका उदासीन मतलब वाटर। अगर शुद्ध जल है तो उसका pH मान कितना होगा? 7 से आप ऊपर जाएंगे तो बेस हो जाएगा, कि मतलब 8 9 बेस हो जाएगा। आप नीचे आएंगे 6 5 4 3, तो ये सब हो जाएंगे आपके एसिड। ठीक है, तो आपका 7 हो जाएगा उदासीन pH। आई होप इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे, और इन टॉपिकों में बस इतना ही था जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। बाकी बहुत टफ क्वेश्चन कराने का कोई फ़ायदा है नहीं। उम्मीद करते हैं आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। एक बार कमेंट में बताइएगा आज क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।